नमस्कार जैन दोस्तों, आज फिर एक बार हम लोग सामने द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता था कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का जवाब जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका परिचय हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे कि किसका जवाब सबसे पहले और सही आया था। आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण अभ्यास 4A के जो शेष बचे क्वेश्चन थे उनको पढ़ेंगे। तो सवाल था आपका 10 नंबर, जिसमें आपसे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका गुणनफल 306 है। कितना है? 306 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 10 है जो हमसे इस प्रकार से कहता है कि कोई क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक हैं आपके, तो हम मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x प्लस 1। ये हमसे केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के लिए कह रहा है, तो इसलिए हम उसे x और x प्लस 1 यानी एक ज़्यादा संख्या होती है। जैसे आप मान लें 2 है, 2 के बाद में 3 आता है तो 1 अधिक है, 3 के बाद 4 आता है तो 1 अधिक है, 4 के बाद 5 आता है तो 1 अधिक है, तो हम उसमें x प्लस 1 कर देते हैं। अगर यहाँ पर हमसे एक कंडीशन लगा देता कि दो क्रमागत समधन पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक, जब हमसे सम या विषम का कंडीशन लग जाता है तो हम यहाँ पर x और x प्लस 2 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर दूसरी संख्या यानी एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या हमारी सम होती है या एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या हमारी विषम होती है। जैसे 2 है हमारा, 2 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? 4 आती है, तो 3 छूट जाता है, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे तब 4 हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे। तो अगर ये 2 है तो दूसरी अगली कितनी हो जाएगी? x प्लस 2 यानी 4। अगर 4 है तो x प्लस 2 यानी 6। अगर विषम है तो विषम में हमारा 3 रहता है या 1 रहता है या 5 रहता। 5 के बाद में कितना आता? 7, तो हम उसमें भी 2 जोड़ते। तो हर सम या विषम की जब कंडीशन लग जाती है तो हमारा x और x प्लस 2 रहता है। अगर केवल क्रमागत के लिए कह रहा है तो हम x और x प्लस 1 रखेंगे। अब इसका गुणनफल के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है इनका जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दिया है? 306। कितना दिया है? 306। तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे कि x कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 306। इसका हम इसके अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x, और इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी 306 बराबर 0। इसके बाद में हम इसके गुणनखंड कराएंगे। तो गुणनखंड के लिए जो हमारा 306 दिया गया है इसके हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो उसके आधार पर हमारा क्या आएगा कि इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। कितने से कटेगा? 3 से। कि तिपचे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे कि 3 एकम 3, 3 सते 21। फिर काटेंगे 17 एकम 17। तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 6 3 18 और 17। 18 में से 17 जाएगा, हमारा 1 बचेगा, और इन सबका गुणा कराएंगे तो 306 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 18x और माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह हम चेंज करते हैं, चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं कि जो संख्या यहाँ पर दी होती है, जो संख्या के साथ में चिन्ह दिया होता है तो उसमें हम बड़ी संख्या के साथ में वही चिन्ह रखते हैं, जिससे कि घटाने पर या जोड़ने पर हमारी संख्या का चिन्ह वही आ जाए। अब इन दोनों संख्याओं में से हम x को कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस के 18, और इन दोनों में से माइनस का 17 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस मिल रहा है, तो माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 18 बराबर 0। और दोनों पदों में से हम x प्लस 18 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? x माइनस के 17 बराबर 0। ये आ जाएगा। अब इसमें से पहले कोष्टक को उठाएंगे उसको भी हम 0 के बराबर कराएंगे, और दूसरा कोष्टक उठाएंगे तो उसे भी हम 0 के बराबर कराएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 18 बराबर 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 18, और जबकि इधर कराएंगे तो x माइनस के 17 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 17। हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जबकि यहाँ पर जो 18 आया है वो कैसी एक संख्या है? वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और जबकि 17 वाला धनात्मक पूर्णांक है, तो एक धनात्मक पूर्णांक तो आपका 17 हो जाएगा।
और इसका जब हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि पहला तो x आ चुका है, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 17 आई थी, तो दूसरा जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस के 1 इक्वल टू यानी 17 प्लस 1, क्योंकि x की वैल्यू 17 थी और 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा 17, 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर 10 था जिसमें हमसे पूछा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान रखे थे x और x प्लस 1, जिनका हमें गुणनफल दे रखा था 306। तो हमने दोनों का गुणा करा दिया, तो x गुणे और x प्लस 1, चाहे गुणे का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ तो वो इंटू में ही रहता है। x का हम अंदर गुणा कराएंगे तो x का x के साथ कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 में कराएंगे तो x आ जाएगा, और 306 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इनके हम फैक्टराइजेशन कराएंगे यानी गुणनखंड कराएंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x और माइनस के 306 बराबर 0। इन दोनों में से हम ax प्लस यानी x को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x कोष्टक में x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 18 बचेगा, बराबर हमारा 0 चलता रहेगा। इन दोनों पदों में से हम x प्लस 18 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 17 बराबर 0। एक बार हम x प्लस 18 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी, तो वैल्यू हमसे ऋणात्मक तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कैसी धनात्मक पूर्णांक। तो x माइनस के 17 बराबर 0 कराएंगे तो x बराबर हमारा 17 आ जाएगा। जब 17 आ जाएगा तो हम दूसरी जो वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 1 है तो 17 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो वो आ जाएगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 17, 18। ये हमारा इस प्रकार से सवाल नंबर 10 लग जाएगा। इसी क्रम में है हमारा सवाल नंबर 11, उसको देखिए किस प्रकार से लगाते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है हमसे कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि जब रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा होती है तो दूरी तय करने में समय कम लगता है, और जब चाल कम होती है तो दूरी तय करने में हमें समय ज़्यादा लगता है। और अगर रेलगाड़ी की चाल को बढ़ा दिया जाए तो और भी कम लगेगा हमें समय। तो देखिए इसमें जो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है हमसे, तो हम जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम उसी चीज़ को मान लेते हैं। हम यहाँ पर मानेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने x मान रखी है, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी दी है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा हमारा 480 किलोमीटर। अब लिखेंगे दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 480 बटे x घंटा। ये तो हमारा जो हमने माना है उसके आधार पर हमने इसको निकाल दिया है। अब प्रश्न क्या कहता है, तो हम प्रश्न के अनुसार लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है यदि रेलगाड़ी की चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में कमी बराबर रेलगाड़ी की चाल में कमी होने पर चाल कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले रेलगाड़ी की जो चाल थी
वो थी x किलोमीटर, और अब उसकी चाल कितनी बची है, x माइनस 8 किलोमीटर। तो दूरी तय करने में समय कितना लगा, दूरी तो आपकी वही है, तो दूरी तय करने में समय कितना लगा है, दूरी तय करने में लगा समय बराबर 480 बटे x माइनस के 8। अब वो आपसे कहता है कि जो दूरी तय की है आपने वो समय कितना लगा है, 480 बटे x माइनस के 8 घंटा। अब जो इनमें समय का जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटे। तो हम देखिए जब दूरी ज़्यादा होती है, चाल ज़्यादा होती है तो समय कम लगता है, और जब चाल कम होता है तो समय ज़्यादा लगता है। तो समय किस में ज़्यादा लगा है, इसमें, तो हम इसमें से इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 480 बटे x माइनस की 8 और 480 बटे x बराबर 3 घंटे। इसे हम हल कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 480, कितना आ जाएगा 480x, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो इस माइनस का भी गुणा हो जाएगा, तो इस माइनस का गुणा कराएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 480x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का इधर गुणा कराएंगे तो 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 का 8 में कराएंगे तो 64, 6 आ जाएगा, और 8 चौको 32 और 6 38, और बटे में आ जाएगा आपका कि x कोष्टक में x माइनस के 8 बराबर 3, ये आ जाएगा। अब हम इसको हल कराएंगे तो ये संख्या तो इस संख्या से कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 3840, कितनी बचेगी, 3840, और इसका गुणा हम करा करके 3 में गुणा करा दें, या 3 का इधर भाग करा सकते हैं। तो इसका हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा x कोष्टक में x माइनस के 8 बराबर 3840 बटे 3, इतना आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसके आगे हम किस प्रकार से लगाएंगे कि x का हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा कि x स्क्वायर माइनस के 8x, और बराबर हम 3 का इसमें भाग कराएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24। इस संख्या को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम इसके जब गुणनखंड कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसमें हम कॉमन लेंगे x को तो आ जाएगा x माइनस के 40, और यहाँ पर कॉमन लेंगे हम प्लस के 32 को तो आ जाएगा x माइनस के 40 इक्वल टू 0। अब इन दोनों संख्याओं में से हम x माइनस 40 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस के 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि जो संख्या धनात्मक है इक्वल टू 0 लेने पर वो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, और जो संख्या ऋणात्मक है इक्वल टू लेने पर वो संख्या हमारी धनात्मक बन जाएगी। तो हम x माइनस के 40 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा x बराबर जो 40 आया है यही हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 11 नंबर सवाल, जिसमें हमसे कह रहा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लेती है, और अगर उसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो जो समय लेती है उसका अंतर 3 घंटा आता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो उसको जो हमने सॉल्व किया है तो उसका आंसर आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 11 नंबर सवाल रहा है। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर सवाल। देखते हैं उसे किस प्रकार से। सवाल नंबर 12 कह रहा है हमसे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है।
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए जो छोटी वैल्यू होती है हम उसको मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, वो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। जो हमसे कहेगा कि 2 गुने से 1 अधिक, तो हम चौड़ाई में पहले 2 का गुणा कराएंगे और उसके बाद में उसमें 1 जोड़ देंगे, वो हो जाएगी आपकी। तो लिखेंगे, फिर कह रहा है हमसे कि उसका जो गुणनफल है वो हमारा कितना है 528। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528। कितना दिया है? 528। तो उसका जब हम गुणनफल कराएंगे तो उसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आ जाएगा हमारा कि x कोष्टक में 2x + 1, ये इंटू में रहेगा, बराबर 528 आ जाएगा। इसका हम गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा कि 2x² + kx, और इसे इधर लाएंगे तो 528 बराबर 0। इसका हम गुणा कराएंगे इसके साथ में, जब इसके गुणनखंड कराएंगे तो 528 का हम 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1056। कितना हो जाएगा? 1056। तो जो हमारा 1056 आएगा उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पर संख्या को निकाल लेंगे। तो 2 का हम भाग कराएंगे इसमें, तो आ जाएगा 5 2 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 1 3 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तीछे 2 तीछे, और ये 3 से कटेगा 11 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो 11 तियाँ 33, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमारा आ जाएगा ये 2x²। देखिए यहाँ पर प्लस का x लाना है, और 33 हमारा बड़ा है और 32 छोटा है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड बने हैं वो 32 गुणे 33 के हिसाब से बने हैं। तो बड़ी संख्या को हम इस चिन्ह के साथ रखेंगे, तो आ जाएगा प्लस के 33x और माइनस के 32x, माइनस के 528 बराबर 0। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। जो आपने रफ्कार किया था उसको आप अलग किया करें, और बोर्ड अगर है आपके पास में तो उसको डस्ट कर दिया करें। तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी विषम संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हम केवल क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा 2x + के 33, और इन दोनों पदों में से हम माइनस के 16 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x बचा है तो यहाँ पर भी आपका 2x ही आना चाहिए, तभी ये आपका कॉमन आएगा। तो हम जब 16 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, और प्लस के यदि आप भाग कराएंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 33 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं में से हम 2x + के 33 को बाहर ले लेते हैं, तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा x - के 16 बराबर 0, इतना आ जाएगा। हम प्लस वाली वैल्यू को अगर लेते हैं तो वो वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी, हम ऋणात्मक वाली वैल्यू को लेते हैं तो उस तरफ जाने पर ये प्लस की बन जाएगी। तो हम लेंगे x - के 16 = 0, और x बराबर आ जाएगा 16। तो ये किस में हो जाएगा? मीटर में, क्योंकि हमने जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई को माना था वो आपकी थी x मीटर, और ये x की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई बराबर हमारा था 2x + 1। क्या था? 2x + 1। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो 2 × 16 + 1, यानी 16 दूनी 32 और 1
33 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ये हमारा 12 नंबर सवाल आ गया है। इस प्रकार से अब हम इसे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 13 नंबर सवाल। तेरह नंबर सवाल में कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रोहन की आयु को ही हम मान लेते हैं। माना रोहन की आयु बराबर, सवाल नंबर है आपका 13, हम इसमें मान लेते हैं माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? मां की आयु बराबर उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम x में 26 जोड़ देंगे तभी तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा x प्लस के 26 वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, जो वर्तमान है उससे 3 वर्ष बाद, तो हम यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद डैश कर देंगे, फिर लिखेंगे रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। क्योंकि जहां पर वर्ष बाद में या पश्चात के हिसाब से आता है उसमें वर्तमान आयु में उस संख्या को जोड़ देते हैं, और अगर पूर्व और पहले आता है तो हम उस संख्या वर्तमान संख्या में से उस संख्या को घटा देते हैं। तो मां की आयु कितनी हो जाएगी? मां की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस के 26 और प्लस 3, यानी बराबर x प्लस के 29 वर्ष। इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो हम इनका गुणनफल कराएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस के 3 और ये आ जाएगा x प्लस के 29 बराबर 360। इसका हम गुणा कराएंगे तो x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में कराएंगे तो 3x हो जाएगा। 29 का x में कराएंगे तो 29x हो जाएगा, 29 का 3 में कराएंगे तो 3 नेम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 360। ये तो हमारा एक्स स्क्वायर बना रहेगा। इन्हें हम जोड़ेंगे तो 9 3 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x, और प्लस के ये 87 रहेगा, माइनस के 360 बराबर 0 हो जाएगा। हम इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, और माइनस के इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 3, और फिर बचेगा यहाँ पर 5, तो आ जाएगा 7 2 बराबर 0। आ गया 273। यहाँ पर कितना आया है? 32 आया है। तो हम 273 के गुणनखंड कर लेंगे। 273 को हम काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 13 एकम 13। तो 13 तियां 39 में से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 32 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x माइनस के 273 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा। इसका हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? जब इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि इन दोनों संख्याओं में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। हम x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस के 39, और इन दोनों में से हम माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस के 39 बराबर 0।
इन दोनों में से हम x प्लस के 39 को जब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस के 7 बराबर 0। हमने फिर पहले वाले सवाल में भी बताया था कि जब हम प्लस वाली संख्या को लेते हैं तो यहाँ से हमें ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होती है, और जब हम ऋणात्मक संख्या को लेते हैं तो वहाँ से हमें धनात्मक वैल्यू प्राप्त होती है। तो ज़्यादातर हम कोशिश किया करते हैं धनात्मक वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कैसी होगी? धनात्मक होगी। किसी का क्षेत्रफल या भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, कैसी होगी? धनात्मक। तो यहाँ से हम लेंगे x माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 7 वर्ष। तो लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 13 का आंसर। क्या कह रहा था कि रोहन की आयु x वर्ष है और उसकी माँ की आयु 26 वर्ष अधिक है, तो हमने 26 को जोड़ दिया था, और 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद में या पश्चात में हमने उनकी आयु में 3 को जोड़ दिया था, उनका गुणनफल निकाला, तो जो आपका एक समीकरण बन के आया था, जहाँ पे आया था x² प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर 0, उसके हम कराएंगे गुणनखंड। गुणनखंड कराने पर हमें प्राप्त होता है x की वैल्यू 7 वर्ष, तो वही आपकी रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो आज का आपका क्वेश्चन है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों को कहाँ के निवासियों ने हल करना प्रारंभ किया था। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और सही जवाब और सबसे जल्दी देने वाले व्यक्ति का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका परिचय आप लोगों से करवाएंगे। जय हिंद।